स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड अर्थशास्त्र का गाइस चैप्टर 1 है आर्थिक विकास और नियोजन। इसके गाइस अभ्यास प्रश्न लगाते हैं आर्थिक विकास और नियोजन के। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसमें गाइस बहुत ही अच्छे से समझाने की हम फुल कोशिश करेंगे, जिससे गाइस आपको रटना ना पड़े और आप आसानी से समझ सकें और सारे क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। सो गाइस चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। बाड़ेकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? इसी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, ये लिखिए बाड़ेकवाद के अनुसार। तो देखिए, जर्मनी और फ्रांस के बाड़ेकवाद विचारक ने सोने और चांदी की प्राप्ति के विकास का गाइस आधार मानते हैं। गाइस वो बाड़ेकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास का क्या महत्व मानते हैं? सोने और चांदी की प्राप्ति को, सोने और चांदी की प्राप्ति को ही गाइस आर्थिक विकास का क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। ठीक है ना। तो बाड़ेकवाद के अनुसार सोने और चांदी की प्राप्ति ही उनके लिए क्या है? आर्थिक विकास है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय की अवधि में की जाती है, लिखिए। तो गाइस राष्ट्रीय आय की गणना जैसे हम देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य, मतलब एक वर्ष में कितनी राष्ट्रीय आय हुई, कितना गाइस प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसकी गणना कब की जाती है गाइस? तो राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष में अवधि, जिसे वित्त वर्ष भी कहा जाता है गाइस। इसको वित्त वर्ष मतलब गाइस, वित्त मतलब पैसा ही है, आय ही है। ठीक है ना। तो वित्त वर्ष इसको कहा जाता है, एक वर्ष की अवधि को कहा जाता है। से भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं के सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। क्या है गाइस? राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वर्ष में उत्पादित, मतलब एक वर्ष कब से हुआ? 1 अप्रैल से, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आने तक गाइस। तो 1 साल हो गया कि नहीं हुआ? 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है, मार्च अप्रैल। ठीक है ना। तो एक अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक तो कितना हुआ? 1 वर्ष। तो इस अवधि को उत्पादित समस्त वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों से है, मतलब कि जितनी भी वस्तुएं गाइस उत्पादित की गई हैं भारत देश में या किसी भी देश में गाइस, तो एक वर्ष में उनका गाइस कितना मौद्रिक मूल्य, कितनी लाभ हुआ, कितना हानि हुई, तो उससे है क्या है? राष्ट्रीय आय उसी को कहते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया। और अवधि क्या होता है? अवधि कौन सी है गाइस? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की अवधि। तो ये 1 वर्ष की अवधि है, इसे हम वित्त वर्ष भी इसे हम क्या कहते हैं गाइस? वित्त वर्ष कहते हैं। और सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, तो ये 3-4 पॉइंट याद रखिए बस, इसके बाद कुछ है ही नहीं है इसमें। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मानव के विकास के सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो गाइस मानव विकास के सूचकांक की गणना एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय गाइस जीवन प्रत्यारोहण, वयस्क साक्षरता दर एवं नामांकन के अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। गाइस मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि मानव का गाइस कितना विकास हो रहा है, इसकी गाइस गणना करना, इसका सूचकांक मतलब कि गाइस तालिका बनाना, एक प्रकार की एक व्यवस्थित जानकारी रखना कि मानव का विकास किया हुआ है, कैसे, कितना हो रहा है, नहीं हुआ है, क्या है। ठीक है ना। तो गाइस इसकी गणना कैसे की जाती है? गणना किसके आधार पर की जाती है? तो हम मानव के विकास की सूचकांक की गणना कर रहे हैं, तो इसके लिए गाइस हमें ये ध्यान रखना होगा कि मानव का स्वास्थ्य जीवन का मापन करेंगे, कितने लोग गाइस स्वस्थ हैं, और एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन करेंगे। ठीक है ना, कि कितना लंबा जीवन हो रहा है मानव का, कैसे प्रकार विकास है, उसके गाइस जन्म से लेकर के जीवन प्रत्यारोहण, पूरे जीवन पर्यंत की उसकी सूचना रखेंगे। एक वयस्क साक्षरता दर, कुल नामांकन, उसका गाइस कितने लोग साक्षर हैं, कितने उनका क्या है नामांकन अनुपात है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के गाइस एक वर्ष में उत्पादित उनको कितनी आय हो रही है, इस सब की गणना क्या है? मानव विकास सूचकांक है। मतलब मानव के जीवन का क्या रखना? सूचना रखना और उनका
उनका गाइस वर्गीकरण करना कि कितना प्रकार किस प्रकार मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानव को खुशियां हो रही हैं गाइस कि नहीं हो रही हैं। एक प्रकार से देखिए खुशियां की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके गाइस कितने लोग साक्षर हैं ये रखा जाता है ना, कि आंकड़े दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात हो तो गाइस केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर है कि नहीं है, बिहार में सबसे कम माना जाता है साक्षरता दर। तो यही तो मानव विकास सूचकांक है। उनका जन्म मृत्यु प्रत्यारोपण गाइस कि कितने लोग जीवित हैं, इसीलिए तो हमें अपने भारत की जनसंख्या पता चलती है कि नहीं। जैसे कि 131 करोड़ गाइस जनसंख्या है, मानव है, और कितने लोग की मृत्यु हो रही है, कितनी गाइस इनका प्रत्यारोपण रखना, उनकी आय कितनी है, इन उत्पादन कितना हो रहा है, ये सब का गाइस यदि अपन ध्यान रखते हैं, सूचकांक बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है ना। इनकी गणना किस प्रकार की जाती है, स्वास्थ्य जीवन के आधार का मापन किया जाता है, जन्म जीवन का प्रत्याशा ली जाती है कि कितने जीवित हैं, कितने मर चुके हैं, उनका कारण क्या है, साक्षरता दर देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, इस तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये 4 पॉइंटों को। उनका स्वास्थ्य, उनके जीवन मृत्यु की गई प्रत्याशा देखना, तीसरा हम वयस्क साक्षरता दर देखना, और चौथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना। आई होप आपको याद रख ले जाएंगे। जैसे पहले हमने क्या देखा, उनका गाइस जीवन और मृत्यु प्रत्याशा देखी हमने। ठीक है ना। दूसरा हमने देख सकते हैं यहाँ पर कि उनकी साक्षरता देखी। ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक में। और तीसरा क्या देखेंगे गाइस, उनकी हमने क्या देखी, जीवन मृत्यु देखी, साक्षरता देखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। ठीक है ना। तो ये देखी, प्रति व्यक्ति आय को देखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस, विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए। तो विश्व बैंक के अनुसार गाइस यदि कोई विकसित देश है तो उसकी आय प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, तो वो विकसित माना जाएगा। तो गाइस जैसे हम देखते हैं, हमारा देश तो विकसित है नहीं है, हमारा तो गाइस देश हमारा विकासशील देश में आता है। अभी जैसे अमेरिका है वो विकसित देश है, विकसित देश मतलब बहुत ज़्यादा उनकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है। तो कितनी होनी चाहिए गाइस प्रति व्यक्ति आय, तो देखिए विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय गाइस देखिए 453,000 रुपये प्रति या उससे अधिक होनी चाहिए। तो 4,53,000 या 453,000 एक ही बात है, तो होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, तो देखिए आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापन कौन कौन से हैं, लिखिए मापदंड कौन कौन से हैं, किसके गाइस आर्थिक विकास, हम किस प्रकार आर्थिक विकास मापते हैं, क्या क्या मापते हैं आर्थिक विकास मापने के लिए गाइस। कि आर्थिक विकास मतलब पैसे से संबंधित आर्थिक बात आती है गाइस, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे पैसा की बात हो रही है, तो उसके विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कौन से मापदंड के अनुसार माप सकते हैं। तो गाइस आर्थिक विकास की मापने के लिए गाइस आर्थिक विकास के मापदंड के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं गाइस, उस देश की राष्ट्रीय आय देखेंगे हम, उस देश की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, उस देश के आर्थिक कल्याण तथा सामाजिक अभिसूचना देखेंगे कि समाज रहन सहन कैसा है गाइस, है ना। एक तो हम पहले नंबर क्या है, 4 चीज़ देखेंगे गाइस इसमें। यदि किसी देश की आर्थिक विकास हम माप रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले नंबर उस देश की क्या पता करनी होगी, राष्ट्रीय आय। दूसरा क्या पता करना चाहिए, उसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हर व्यक्ति की आय कितनी है। तीसरा उनके उस देश के आर्थिक कल्याण की बात कितनी की जाती है, और चौथा सामाजिक अभिसूचना मतलब कि सामाजिक रहन सहन। ये 4 चीज़ें आई होप आप याद रख पाएँ। तो हमने क्या क्या देखा गाइस इसमें, आर्थिक विकास की यदि माप करनी है हमें किसी देश की, तो हम कौन कौन से मापदंड अपनाएंगे। तो पहले गाइस राष्ट्रीय आय देखेंगे, फिर गाइस देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, फिर तीसरा देखेंगे गाइस वहाँ पे आर्थिक विकास के कल्याणकारी कार्य, सामाजिक अभिसूचना। इन 4 पॉइंट यदि आप देखते हैं तभी हम किसी देश की आर्थिक विकास का गाइस पता लगा सकते हैं कि वो कितना विकसित देश है या नहीं है। ठीक है। देखिए अब लघुत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है गाइस और इसके ज्ञात की जाती है, वह कैसे ज्ञात की जाती है, लिखिए। तो गाइस राष्ट्रीय आय क्या है, आगे तो हमें ये देखना। राष्ट्रीय आय गाइस आप समझ जाइए कि राष्ट्रीय आय हमारे देश की आय, ठीक है ना, किसी भी देश की आय को राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो किसी भी देश या राष्ट्र की गाइस कुल राष्ट्रीय आय कहलाती है।
किसी भी देश की राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय ही क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है ना। आय मतलब क्या होता है गाइस? अब क्वेश्चन ये उठता है, तो आय मतलब कि कितना गाइस पैसा आ रहा है। ठीक है ना। आय मतलब आना, कितनी आय है, कितना आता है पैसा, नहीं है ना। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था उनकी कैसी है, इसे देश की गाइस एक वर्ष में उत्पादित। अब राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे गाइस? तो इसको निकालने के लिए तो किसी भी देश में एक वर्ष में कितनी वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़कर ज्ञात किया जाता है कि कितनी वस्तुएं गाइस उत्पादित की गई, कितना सेवाओं का गाइस मौद्रिक मूल्य मिला पैसों को। जैसे हमने देखा कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो जितनी ज़्यादा वस्तुएं उत्पादित होंगी उनका बेच करके उनका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, तो उसको जोड़ा जाता है गाइस राष्ट्रीय आय में। तो हमारे पूरे देश में गाइस कितनी राष्ट्रीय जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उनका गाइस मौद्रिक आय को जोड़कर ज्ञात की जाती है राष्ट्रीय आय। देखिए मार्शल के अनुसार, मार्शल गाइस एक विचारक हैं जो कि गाइस अर्थशास्त्र के, तो उनके बारे में बात देखते हैं। तो मार्शल ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए लिखा है गाइस कि देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को शुद्ध योग जिससे वे सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं का उत्पादन करते हैं। राष्ट्रीय आय निम्नलिखित संबंध में बातें गाइस महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। तो मार्शल ने क्या कहा कि देश में एक वर्ष में, ठीक है ना, देश का श्रम कितना गाइस लोग परिश्रम कर रहे हैं, उसमें कितनी पूंजी लगी है, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कितना हुआ है। जैसे कोई वस्तु उत्पादित करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन लगते हैं कि नहीं लगते हैं, जैसे पानी है और गाइस उसका भी खर्चा आता है, खेती बाड़ी होती है ना। तो वही है श्रम और पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों का क्रियाशील होकर प्रति गाइस भौतिक चीजें लगती हैं, अभौतिक वस्तुओं का शुद्ध योग किया जाता है जिससे सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं का उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित गाइस बातें महत्वपूर्ण है। जैसे गाइस क्या है, सो गाइस देखिए राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है और राष्ट्रीय आय के बारे में गाइस महत्वपूर्ण बातें करते हैं। तो गाइस पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए अति का दूसरा, मतलब कि गाइस अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का दूसरे में इसका आंसर दिया हुआ था, वो आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य, एक वर्ष में उत्पादित गए सभी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं यह कब निकाला जाता है, तो यह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की यह अवधि होती है, आप ये लिख सकते हैं। तब राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को बाजार की कीमतें गाइस सम्मिलित की जाती हैं। जैसे एक वस्तु को कीमत का एक बार में गिना जाता है गाइस। तो इसमें क्या होता है, जो गाइस राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो सभी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, बनाई जा रही हैं बाजार में, तो उनकी कीमतों को गाइस सभी प्रकार से सम्मिलित किया जाता है। और गाइस एक वस्तु की एक ही कीमत सम्मिलित की जाती है, एक बार गिना जाता है। मतलब कि गाइस देखिए जब पूरे देश की आय निकाल रहे हैं अपन, तो हो सकता है जैसे हमने गेहूं उत्पादित किया गाइस, तो गेहूं वाले ने तो अपना काम कर लिया, उसका उन्होंने पैसा बता दिया कि 1 किलो गेहूं गाइस 20 रुपये किलो था। कितने रुपए किलो था? 20 रुपये किलो था। और गाइस इसने कहाँ पे बेचा? फैक्ट्री वाले के लिए, जिसने कि क्या करना, उसका बिस्किट बना दिया। और गाइस अब बिस्किट जो बेचेगा गाइस, तो 1 किलो गेहूं से जितने भी बिस्किट आए, तो गाइस इसने तो अपना काम कर दिया, तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 20 रुपये। अपना इसने श्रम ले लिया, अपनी सब कुछ ले लिया। फिर वो बिस्किट बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 40 का। मतलब 1 किलो से जितने भी बिस्किट बनेंगे, एक पूरा थोड़ी बनेगा, बहुत सारे बनेंगे पैकेट। तो गाइस जितने भी बिस्किट थे उसने क्या किया, जो बनाया तो उसने 40 रुपये का बेचा 1 किलो गेहूं के। फिर गाइस इसने लिया कितने का था? 20 का। इसको मुनाफा कितना हो गया? 20 रुपये हो गया ना। तो इसको मुनाफा कितना हो गया गाइस? 20 रुपये। अब गाइस अब इसने क्या किया, 40 रुपये के बिस्कुट को बेचा 40 रुपये में, और किसको दिया गाइस? तृतीय क्षेत्रक, मतलब कि उन लोगों को दिया जो कि दुकानों में भेजा। तो दुकान वाले ने अपना गाइस श्रम, तो उसने कितने का लिया? 40 का। और जब वो दुकान वाला किसी ग्राहक को देगा तो वो कितने का दे रहा है गाइस? 60 रुपये का। तो गाइस अपनी सबने कीमत निकाल ली। तो अब ये 60 रुपये जो आए, तो अपन इनमें गाइस ये नहीं बेचेंगे,
ये नहीं जोड़ेंगे कि अपन ने 60 भी जोड़ लिए, 40 भी जोड़ लिए और 20 भी जोड़ लिए, तो ये नहीं गाइस। किसी वस्तु का एक ही कीमत निकाली जाती है। एक ही कीमत निकालने का मतलब क्या होता है गाइस, कि मतलब वहाँ पे सभी का जोड़ता गया है ना। तो एक ही कीमत, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक ही कीमत, एक बार एक कीमत को गिना जाता है। ये नहीं कि अब हमने पहले यहाँ पे भी गिन लिया और यहाँ पे फिर से हम गिनना शुरू कर दें, तो इस कीमत को एक बार गिना जाता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने जितनी मेहनत की तो इसने ले लिया, जिसने गेहूँ उत्पादित किया था। अब गाइस इसने जो 20 रुपए का, इसको भी 20 का मुनाफा हुआ, इसको भी 20 का मुनाफा हुआ, और इसको कितने का हुआ गाइस, तो इसको भी आप देख रहे हैं 20 का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। तो अपने अपना श्रम निकालते गए, तो लास्ट में जो कीमत बनी तो उसको अपन क्या कर देंगे, वस्तु को उत्पादन में बता देंगे कि राष्ट्रीय आय को इस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है ना, किसी भी कीमत को गाइस एक बार गिना जाता है। ये नहीं कि अब शुरू से लेकर लास्ट में अपन राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, तो किसी वस्तु का गाइस उसमें प्रकृति संसाधन में, मतलब कि गाइस खेती बाड़ी में कितना हुआ, उद्योगों में कितना हुआ, तो वो तो वैसे ही निकालते जा रहे हैं, है ना, अपना अपना। देखिए इससे विदेश में प्राप्त आय को जो जोड़ा जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में प्राप्त आय को गाइस घटाया जाता है। तो गाइस इसमें जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हमने आगे देखा अपने एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य ये कब से कब निकाला जाता है। पहला पॉइंट हमने देखा कि जैसे एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को डेट को गाइस, एक साल की डेट को क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या देखा गाइस कि एक वर्ष में जो भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका मौद्रिक मूल्य गाइस एक बार ही गिना जाता है। हमने दूसरा पॉइंट ये देखा। और तीसरा पॉइंट गाइस ये है कि विदेशी से जो आय प्राप्त हो रही है, तो विदेशियों से आय कैसे प्राप्त हो रही है गाइस, विदेशों से। जैसे हम कोई भी अपने गाइस गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हो गया और हम गाइस किसी देश में उत्पादन नहीं हुआ है तो उनको हम बेच रहे हैं, तो उनसे हमें आय प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसको जोड़ा जाएगा, उसको अपन जोड़ लेंगे राष्ट्रीय आय में। और गाइस क्या जोड़ लेंगे इसमें, और जो विदेशियों द्वारा गाइस आय प्राप्त उसे घटाया जाता है। जो विदेशियों को जो आय प्राप्त हुई है हमसे, हमने कोई भी चीज़ ली है गाइस, तो उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, और जो उनसे मिली है हमको तो प्लस कर देंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र लिखिए गाइस। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब अभी हमने देखा कि एक वर्ष अपनी राष्ट्र की आय तो निकाल ली, लेकिन प्रत्येक इतना बड़ा भारत है, अब हम प्रत्येक वर्ष की आय कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, किसी देश में गाइस राष्ट्रीय आय तब देश की कुल जनसंख्या को भाग दिया जाता है कि गाइस जितनी भी राष्ट्रीय आय हो रही है, तो गाइस ये राष्ट्र की आय एक व्यक्ति की तो नहीं है। हमारे देश में जो आय हो रही है वो एक व्यक्ति की तो नहीं निकाली जाती है, वो तो सब व्यक्ति ने कितना उत्पादन किया, कितना बेचा, है ना, सब कुछ निकाला जाता है। तो जितनी भी हमारे देश में आय हो रही है तो उससे अपन भाग दे देंगे गाइस किसका, देश में कितनी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या होगी, क्योंकि उसी को बांटा जाएगा ना, है ना। तो हमें क्या निकल के आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। यही लिखा हुआ है कि भाग दे दिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसे ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। जैसे हमें प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालना है तो हमें पूरे देश की आय पता है, तो हम उससे क्या, जितनी भी जनसंख्या, जैसे कि हमारे यहाँ गाइस कितने सदस्य हैं, जैसे हमारे यहाँ गाइस हमने आज कितने रुपए कमाए, जैसे एक दिन की हम निकाल रहे हैं अपने प्रति व्यक्ति आय अपने घर के सदस्यों की, तो हमारे घर के सदस्य हमें कितने कमाए गए, 100 रुपये कमाए। कितने रुपए हमारे घर की आय कितनी हुई, 100 रुपये हुई एक दिन में। तो हम जैसे कि हम लोगों के घर में कितने लोग हैं गाइस, तो हम लोगों के घर में यदि 5 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 5, तो हम 5 से क्या कर देंगे, हम 5 से भाग दे देंगे 100 रुपये में। तो प्रति एक को गाइस कितने बैठेंगे, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 20-20 रुपये प्रति एक लोग को बैठ जाएंगे। तो प्रति एक की आय कितनी हुई, प्रत्येक ने कितने रुपए का काम किया, तो 20 रुपये का काम किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार हमारे घर नहीं है, ये तो हमारे देश का है, देश का मामला है, तो पूरे आगे देश की आय निकालेंगे। देश की आय निकालने के बाद जितनी भी जनसंख्या है, जैसे 121 अरब करोड़ रुपए है, सॉरी करोड़ रुपए नहीं है गाइस, वो तो जनसंख्या है, तो 121 करोड़ की संख्या में जनसंख्या है हमारे देश की। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय हमें उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी प्रदान कराती है कि गाइस यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, प्रत्येक की आय गाइस ज़्यादा है, 4.5 लाख
रुपए होनी चाहिए प्रति व्यक्ति आय, तो ही विकसित माना जाता है। हमने अभी देखा था ना, विश्व बैंक ने कहा है ऐसा। तो गाइस ये वहाँ के जीवन स्तर की जानकारी देता है। वहाँ की अच्छी आय होगी तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। किसी देश में गाइस प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी हो रही है तो इसका तात्पर्य क्या है गाइस? इसका तात्पर्य है कि उस देश के निवासियों का जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात उनके जीवन स्तर भी गाइस सुधर रहा है। गाइस जब उन लोगों के पास पैसा आएगा तो उनका जीवन स्तर तो सुधरेगा। जीवन स्तर सुधारने का तात्पर्य गाइस वो अपनी विभिन्न, जब उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा हर एक व्यक्ति के पास, तो गाइस विभिन्न सुविधाएं वो यूज करेगा, जैसे हर पानी की सुविधा, और ये तो बेसिक सुविधाएं हैं। और गाइस जैसे कि अब हमारे गाइस हम जैसे किसी व्यक्ति की गाइस प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो हम देखते हैं उनके घर में सारी सुविधाएं होती हैं। और गाइस जो गरीब है, जिसके घर में गाइस प्रति व्यक्ति आय कम है गाइस, तो वो क्या करेगा? वो बहुत सारी चीज़ों को ला ही नहीं पाएगा, तो उनका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास के संकेतक बनाने का मुख्य उद्देश्य लिखिए। जो मानव विकास की हम नापते हैं गाइस कि मानव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके कौन कौन से संकेतक जो लिए गए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उनको हमको लिखना है, उद्देश्य लिखना है मानव विकास के संकेतक। तो देखिए मानव के विकास के संकेतक में जन सामान्य से प्राप्त होने वाली गाइस स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण आहार, पेयजल आदि सुख सुविधाओं की उपलब्धता भी गाइस समावेश किया जाना चाहिए मानव के विकास में। क्योंकि हम देखते हैं यदि उसका गाइस आवास है उन लोगों का, तो अच्छा आवास है, वो अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छा घर है गाइस, तो हम समझ सकते हैं कि उनका विकास हो रहा है। पहले से अपेक्षा हो सकता है वो अच्छे घर बनवा रहे हैं, उनको गाइस पोषण की व्यवस्था अच्छी प्राप्त कर पा रहे हैं, पेयजल उनका अच्छा है, तो इन स्वास्थ्य उनकी, वहाँ की शिक्षा अच्छी है, तो हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ का मानव विकास की अच्छा है, तो इसका समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए ये क्या है, फलतः यह आर्थिक विकास को मापने के लिए गाइस राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक को गाइस इसमें महत्व दिया गया है। मानव विकास संकेतक में गाइस भौतिक वस्तु हों या अभौतिक दोनों प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें गाइस भौतिक घटक के रूप में जैसे हमने देखा सकल घरेलू उत्पाद, भौतिक घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद, और अभौतिक घटक के रूप में गाइस ये अभौतिक घटक के रूप में शिशु मृत्यु दर, जीवन संभावना और शैक्षणिक प्राप्तियां आदि गाइस को लिया जाता है। ये किस में लिया जाता है? अभौतिक घटक में। तो गाइस हमने देखा मानव विकास सूचकांक में किस किस की जरूरत होनी चाहिए, तो हमने क्या क्या देखा गाइस, क्या क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो हमने देखा वहाँ देश की गाइस स्वास्थ्य, शिक्षा, आहार, पोषण आहार, आवास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन 3-4 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए गाइस ये भौतिक चीज़ों में भी आता है। गाइस जब हम मानव विकास सूचकांक निकालते हैं तो हमने क्या देखा गाइस, भौतिक चीज़ों और अभौतिक चीज़ों को, दोनों प्रकार की चीज़ों घटकों को सम्मिलित किया गया है। जब हम मानव विकास सूचकांक निकालते हैं तो भौतिक घटक कौन कौन से हैं, तो गाइस भौतिक घटक हमने देखा कि सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि एक वर्ष में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उत्पाद मतलब जैसे उत्पादन होना, कृषि से उत्पादन होता है कि नहीं होता है, गेहूं का उत्पादन होना, तो अच्छा हो रहा है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं गाइस कि हमारा देश का विकास हो रहा है। और अभौतिक चीज़ें क्या हैं गाइस, अभौतिक घटक को भी ले सकते हैं। तो गाइस हमारे देश में गाइस यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होगी। ठीक है ना? जीवन की संभावना और शैक्षणिक प्राप्तियां आदि को लिया गया है। जीवन को गाइस ज़्यादा जीवन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ज़्यादा लोग जीवित रहेंगे, और हो सकता है इसमें शैक्षणिक प्राप्तियां गाइस, यदि शैक्षणिक अच्छी शिक्षा मिल रही है लोगों को तो उनका जीवन स्तर सुधर सकता है। तो मानव विकास में इन सब चीज़ों को लिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यही लिखा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के विकसित और विकासशील राज्य कौन कौन से हैं, लिखिए। तो विकसित राज्य लिखना है और विकासशील। तो विकसित और क्या होता है गाइस, आगे हम आपको ये क्लियर कर दें। तो जहाँ की प्रति व्यक्ति गाइस आय अच्छी होती है, उनका मानव विकास सूचकांक अच्छा होता है, उसको विकसित देश कहते हैं। ठीक है ना? विकासशील मतलब कि अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुए हैं,
मतलब उनकी प्रति व्यक्ति आय गाइस 4-4.5 लाख से भी कम होती है ना। तो उनका अपन, जैसे हमारा देश अभी विकसित नहीं है, विकासशील है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वो विकासशील विकसित देश है। तो गाइस हम भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं, अभी हम मैंने देश की बात की, अब हम देखेंगे गाइस राज्यों की। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइस, भारत में विकसित और विकासशील राज्य कौन से हैं। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड के आधार पर हम भारत के गाइस 15 बड़े राज्य को दो वर्गों में बांट सकते हैं, तथा विकसित तथा विकासशील राज्य। विकसित राज्यों की सूची में गाइस कौन, तो हम यही लिखा है इसमें कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय मतलब वहाँ के गाइस प्रत्येक लोग की आय गाइस अच्छी होगी। तो उस आधार पर गाइस भारत के 15 ऐसे बड़े राज्य हैं जिनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, एक कुछ 15 राज्यों में, बड़े राज्यों में कुछ विकासशील हैं और कुछ विकसित हैं। तो विकसित राज्य में कौन कौन आते हैं हम ये देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है विकसित राज्य गाइस और विकासशील राज्य, दो भागों में बांटा हमने। तो विकसित राज्यों की बात करते हैं गाइस अभी इसकी। तो देखिए विकसित राज्य पंजाब है, हरियाणा है, और कौन सा है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये सभी किस में राज्य में आते हैं गाइस, तो ये सभी हमारे देश के विकसित राज्यों में आते हैं। ये कितने हुए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये किस में आते हैं गाइस, विकसित में आते हैं। अब विकासशील राज्यों में कौन आते हैं, विकासशील मतलब कि वहाँ की राज्य का गाइस प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं है। प्रत्येक लोग की गाइस कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे देश के विकासशील की सूची में, हम आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे देश का गाइस मध्य प्रदेश अभी विकसित नहीं है गाइस, हमारा मध्य प्रदेश विकासशील देश में, विकासशील राज्य में आता है। असम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार, ये राज्य ऐसे हैं गाइस। ये कितने राज्य हैं गाइस ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 राज्य गाइस ऐसे हैं जो कि अभी विकसित नहीं हैं, बल्कि विकासशील देश हैं, विकसित होने की चाह रहे हैं गाइस। तो ये हैं विकासशील राज्य। तो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था गाइस कि भारत में विकसित राज्य और विकासशील राज्य कौन कौन से हैं। तो गाइस पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मतलब जो भारत का हम देखते हैं दक्षिणी इलाका, कौन सा गाइस, दक्षिणी इलाका, और ये गाइस उत्तर साइड का इलाका काफ़ी विकसित देश है। ये वाला देखिए पंजाब तो नहीं है, पर ये बीचों बीच का गाइस ये उत्तर पूर्व, यहाँ पे हम देखते हैं ये विकासशील है, यहाँ विकसित नहीं है। जबकि यहाँ के देखें अपने राज्य के देखें राज्य तो वहाँ के विकसित हैं। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया विजन 2020 क्या है ये लिखिए। तो गाइस देखिए इसका आंसर क्या है, इंडिया विजन 2020 किसे कहते हैं। तो भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में गाइस एक इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया। एक दस्तावेज कब जारी किया गया था गाइस, इंडिया विजन 2020, क्वेश्चन आ सकता है। तो 2003 में, जनवरी 2003 में जारी किया। इस दस्तावेज में गाइस, इस दस्तावेज के अनुसार भारत में 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः इन्होंने एक लिखा हुआ था कि 2020 तक भारत किस में सम्मिलित हो जाएगा, विकसित देशों में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश में गाइस देश की बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता पूर्णतः दूर हो जाएगी। इसमें लिखा उन्होंने हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान ऐसा था कि सन 2020 तक देश की गाइस 135 करोड़ जनसंख्या को बेहतर पोषण, रहन सहन, जीवन स्तर वाली, पूर्णतः स्वास्थ्य और अधिक औसत आयु उनकी अधिक होगी। तो गाइस ये था इंडिया विजन 2020। तो अपन अपनी भाषा में आप लिखने की कोशिश करिए गाइस इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इंडिया विजन 2020 क्या है गाइस, जिसके उन्होंने क्या था 2003 में लिखा गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसके अनुसार उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने लिखा कि 2020 तक भारत किस में, विकसित देशों में आ जाएगा। यहाँ की बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता सब कुछ समाप्त हो जाएगी और लोगों 135 करोड़ जो जनसंख्या उनका जीवन
जीवन स्तर क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। ये उन्होंने एक अनुमान रखा था। इसी को क्या कहते हैं, इंडिया विजन 2020 कहते हैं। सो गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। आई होप आपको वो आंसर याद हो गया होगा कि इंडिया विजन क्या है, 2020 क्या है। तो उसके अनुसार 2020 तक विकसित देशों में भारत चला जाएगा, उनके अनुसार उन्होंने ये दस्तावेज लिखा था, अनुमान था उनका। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका, मानवीय विकास संकेतक का अर्थ बताते हुए इसके गए महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। तो मानव विकास संकेतक का आगे हमें अर्थ बताना है, फिर इसके घटक लिखेंगे। मानव विकास सूचकांक का अर्थ बताते हैं, फिर उसके घटक देखेंगे। देखिए जन सामान्य के प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण, आहार, पेयजल जैसी सुविधाओं को गैस उपलब्धता को भी समावेश होना चाहिए। इसमें उसी को किस में गैस होना चाहिए, मानव विकास सूचकांक में किस किस का समावेश होना चाहिए गैस। तो हमने देखा मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का, एक हमारे जो राष्ट्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो उसका गई सुविधाएं हैं कि नहीं है, हॉस्पिटल हैं कि नहीं है, उनको शिक्षा अच्छी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, वो किस स्तर में रह रहे हैं, उनके लिए आवास है कि नहीं है रहने को, उनका पोषण आहार कैसा है, पेयजल की सुविधाएं हैं कि नहीं है, इन सब का समावेश किया जाना चाहिए किसमें, मानव विकास सूचकांक में। तो ही हम मानव का विकास का सूचकांक निकाल सकते हैं गाइस इनके सहारे, ठीक है ना। फलतः आर्थिक विकास में मापने के लिए गाइस राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक को महत्व दिया गया है। तो गाइस राष्ट्रीय आय निकालना है, जिस प्रकार हम राष्ट्रीय आय जरूरी है हमारे देश की, प्रति व्यक्ति आय का गाइस पता होना चाहिए। ये विकल्प के रूप में गाइस मानव विकास सूचकांक का भी हमें गाइस महत्व पता होना चाहिए। इसका ये भी गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट निकालना है ना, तब तो हमें पता चलेगा कि मानव का विकास की अच्छा है कि नहीं है। तो ये होना चाहिए। मानव विकास संकेतक में गाइस कौन कौन सी चीज़ें आती हैं निकालने के लिए, भौतिक चीज़ें भी होना चाहिए, अभौतिक चीज़ें भी देखते हैं अपन। भौतिक चीज़ों गाइस जैसे कि उत्पाद वगैरह, अभौतिक चीज़ें जैसे उनका रहन सहन, ठीक है ना, सुख सुविधाएं। तो देखिए अब देखते हैं अपन भौतिक घटकों के बारे में। तो भौतिक घटकों में गाइस दोनों हम देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के लिए दोनों घटक जरूरी हैं। कौन कौन से, भौतिक हों चाहे वो अभौतिक हों। इसके बाद देखिए घटकों के, इसके बाद देखिए जो हमने देखा था भौतिक घटक, भौतिक घटक में कौन कौन से आते हैं गाइस। तो भौतिक घटक में के रूप में सकल घरेलू उत्पाद, अभौतिक घटक के रूप में गाइस मृत्यु दर, जीवन संभाव्यता और शैक्षणिक प्राप्तियों को कर लिया जाता है। सो गाइस देखिए भौतिक घटक में कौन कौन से आते हैं। तो भौतिक घटक में हमने देखा सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो प्रकृति से, जैसे कृषि उत्पाद, जो एक वर्ष में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनको भौतिक घटक के रूप में ले सकते हैं। और जो अभौतिक घटक की बात करें तो कौन आता है गाइस, अभौतिक घटक में देखिए हमारा अभौतिक घटक जीवन, मृत्यु दर कैसी है शिशुओं की, जीवन दर कैसी, जीवन कैसा है उनका, है ना। तो ये उनकी शैक्षणिक व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, प्राप्त कर लिया गया है। तो ये सभी को शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने देखा, तो पहले हमने देखा मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए हमें कौन कौन चीज़ शामिल करना चाहिए। तो हमने देखा कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था, आहार, पोषण, है ना, आवास की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, इन 5 तत्वों को देखा। और इनके आधार पर गैस हमने ये देखा, इसके बाद क्या देखा, भौतिक और अभौतिक चीज़ों का, घटकों का गैस इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिसमें कि भौतिक में हमने देखा सकल घरेलू उत्पाद, और अभौतिक में क्या देखा, मृत्यु दर, जीवन की संभावनाएं कितनी हैं, और शैक्षणिक प्राप्तियां को कर लिया गया है। इसके बाद देखते हैं इसके मानव विकास की सूचकांक के घटक के बारे में बात करते हैं। तो पहला घटक क्या है गाइस, हम कैसे पता करें कि किस देश का गाइस मानव विकास सूचकांक अच्छा है या बुरा है। तो इसकी माप गाइस उच्च मानवीय विकास वाले देश, तो कौन से कहे जाएंगे, जिन देशों का गाइस सूचक का माप कितना हो, 0.8 से हो या 8 हो या इससे अधिक होता है, उन्हें उच्च मानवीय विकास वाला देश कहा जाता है। तो इसका सूचक क्या है, पहला घटक क्या देखा, उच्च मानवीय विकास वाला देश किसे कहा जाता है, जिसका 0.8 से लेकर सूचक हो, ठीक है ना, माप हो। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, उच्च मानवीय विकास का सूचक हमने देख लिया 0.8 या उससे अधिक। और देखिए मध्यम मानवीय विकास वाले देश किसे कहा जाता है, अभी तो हमने सबसे ऊपर वाला, और बीच वाले देश किसे कहा जाता है इसका सूचक, जिन देशों का गए सूचक की माप कितनी हो, 0.5 से लेकर
0.8 तक हो उन्हें मध्यम मानवीय देश कहा जाता है, ठीक है ना। और उच्च मानवीय देश किसे कहा जाता है, जिसका 8 से अधिक हो, 0.8 से अधिक हो। और बीच वाला कौन होता है, 0.5 से 8 तक। इसके बाद देखिए निम्न मानवीय विकास का सूचक वाले देश। तो गैस निम्न मानवीय विकास के सूचक वाले देश किसको कहा जाता है, तो गैस जिनका माप, जिन देशों के सूचक का माप कितना हो, 0.5 से भी कम हो, उन्हें निम्न मानवीय देश का सूचक कहा जाता है, मानवीय विकास का सूचक माना जाता है। तो गाइस हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, इसके घटकों में देखा हमने आगे इनका गाइस मानवीय विकास सूचकांक क्या है ये देखा, जिनका गाइस शिशु मृत्यु दर, जीवन स्तर सब कुछ अच्छा है, मानव विकास, ठीक है ना, शैक्षणिक व्यवस्थाएं। इसके बाद उच्च मानवीय, इनको गाइस 3 घटक देखे, कौन कौन से, उच्च मानवीय सूचकांक, मध्यम मानवीय सूचकांक और निम्न मानवीय सूचकांक। तो उच्च मानवीय सूचकांक में हमने क्या देखा, 0.8 से अधिक। और मध्यम मानवीय में क्या देखा गाइस, तो हमने देखा 0 से लेकर के 5 तक आता है, ठीक है ना, 5 से 0.5 से 0.8 तक आता है मध्यम मानवीय सूचकांक में माप हो जिसकी। और निम्न मानवीय सूचकांक जो सबसे कम सूचकांक वाला होता है, तो उसकी माप कितनी होती है गाइस, 5 से भी कम होती है, 0.5 से भी कम होती है, कम वाले, ठीक है ना, उनको निम्न मानवीय सूचकांक कहते हैं। देखिए गाइस विकसित और विकासशील राष्ट्रों में अंतर बताइए। क्वेश्चन है कि विकसित और विकासशील राष्ट्र क्या होते हैं। तो गाइस देखिए विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। विकसित अर्थव्यवस्था में गाइस वे राष्ट्र आते हैं जिन देश के नागरिक क्या हैं, अपने भोजन, कपड़ा और मानव की आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूरी कर रहे हैं। इन राष्ट्रों में गाइस निर्धनता, बेरोजगारी क्या है, नियंत्रण में है ना। तो ऐसे विकसित राष्ट्रों को कौन कौन से हैं गाइस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि ये देश कौन से हैं, विकसित देश हैं। तो गाइस विकसित और विकासशील में अंतर अपन देख रहे थे, तो आगे इसका अर्थ देखा हमने और इसके उदाहरण देखे। तो अर्थ क्या है गाइस, जिस देश विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, जिस देश में गाइस भोजन, कपड़ा और मानवीय आवश्यकताएं को क्या कर लें वहाँ का देश के लोग सरलतापूर्वक पूरी कर लें, और ना ही कोई वहाँ पे निर्धन हो ज़्यादा और ना ही बेरोजगारी और निर्धनता दोनों किस में है, नियंत्रण में है। उस देश को ही हम विकसित देश कहेंगे कि दैनिक जीवन की आवश्यकताएं वो सरलतापूर्वक पूरी कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा निर्धनता परेशान नहीं कर रही है, नियंत्रण में है, बेरोजगार भी ज़्यादा नहीं है, नियंत्रण में है। और ये देश कौन से हैं गाइस, जैसे जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये कौन से राष्ट्र हैं गाइस, विकसित राष्ट्र हैं। यहाँ के नागरिक अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ ज़्यादा निर्धनता नहीं है, ज़्यादा बेरोजगारी नहीं है, भोजन, कपड़ा और मकान अच्छे से उनको पॉसिबल हो रहा है। इसके बाद देखते हैं गाइस, इसके जस्ट उल्टा है क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है गाइस, यहाँ के नागरिक गाइस इतने ज़्यादा इस अर्थव्यवस्था में वे राष्ट्र आते हैं, जिन राष्ट्रों में गाइस हम देखते हैं वे राष्ट्र आते हैं जहाँ के नागरिक भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते हैं, पहनने के लिए सीमित मात्रा में उनके पास कपड़े मिलते हैं, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। इन राष्ट्रों को ही व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है। इन राष्ट्रों को ही हम क्या कहते हैं, विकसित और अल्प विकसित या फिर विकासशील राष्ट्र भी कहते हैं। तो किनको विकासशील राष्ट्र कहते हैं गाइस, तो हमने देखा जहाँ के लिए भोजन की प्रॉब्लम हो, कपड़े भी अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, भोजन भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है और नागरिकों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। ये 3 चीज़ देखना। और विकसित देशों में इन 3 चीज़ों को देखा था हमने, भोजन, कपड़ा के बारे में, तो वहाँ पे अच्छा था। यहाँ पे अशिक्षा होती है, वहाँ शिक्षा ज़्यादा नहीं होती है, बेरोजगारी वहाँ नियंत्रण में थी, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, अनियंत्रित है, ठीक है ना। ये आप जस्ट उल्टा एक प्रकार से हो सकते हैं। तो इनको ही हम अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। जैसे गाइस भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार आदि इन श्रेणियों में रखा जाता है। इनको किस श्रेणी में रखा जाता है, विकासशील राष्ट्रों में रखा जाता है। तो गाइस ये था, इनका अर्थ देखा हमने। अब इसके गाइस हम पॉइंट वाइज हम विकसित और विकासशील राष्ट्रों के गाइस घटक के आधार पर कि विकसित और विकासशील राष्ट्र में अंतर अपन देखें तो इस प्रकार भी देख सकते हैं। जैसे गाइस कृषि के आधार पर, तो यदि विकसित राष्ट्रों की बात करें तो वहाँ पे विकसित राष्ट्रों में गाइस कृषि की प्रधानता नहीं होती, वहाँ पे प्रधान कृषि नहीं होती।
जबकि विकासशील में देखें तो सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। हमारे यहाँ के सभी लोग गाइस बहुत सारे 60% जनसंख्या किस में लगी है, कृषि में लगी है। और गाइस जहाँ पे उनकी गाइस बेरोजगारी की है एक प्रकार से। यहाँ पे गाइस जहाँ 2 लोगों का काम है तो यहाँ पे गाइस कृषि में हम देख रहे हैं कि 5 लोग लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि बेरोजगारी है। वो करें तो करें, क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए तो विकासशील देशों में हम देखते हैं ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, और जबकि विकसित में उद्योगों में रहते हैं। ठीक है ना, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन कहाँ पे कितने ज़्यादा रहते हैं। तो विकसित देशों में हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन का पूर्ण उपयोग होता है। जैसे कि गाइस वो पानी लगा रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी है तो पानी को गाइस वो इस प्रकार नहीं लगा रहे हैं कि फालतू में गाइस बहता रहे। ठीक है ना, वो किस प्रकार लगाते हैं गाइस, ड्रिप सिंचाई उपयोग कर लेते हैं। गाइस जितनी पानी की पौधे के लिए आवश्यकता है उतना ही लगाएंगे, है ना। तो ये होती है गाइस प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं। जबकि विकासशील देश ऐसे हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। गाइस ये लोग क्या करेंगे, जैसे पानी भी लगा रहे हैं फसलों के लिए गाइस तो पानी बहता जाता है। ये लोग पाइप के माध्यम से पानी लगा रहे हैं तो गाइस कभी कभी पानी भी एक्स्ट्रा भी है तो पता चले बाढ़ में गाइस फसल भी खराब हो जाए ज़्यादा पानी में, और गाइस वो लास्ट में पानी भी ना बचे। जब उसको पानी चाहिए है पेड़ को तब पानी ही नहीं है ना। तो ये लोग पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमने देखा गाइस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यदि हम देखें तो दोनों की अंतर देखें गाइस तो प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों में गाइस प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। इसके बाद देखिए उद्योग की बात करें तो उद्योग विकसित देशों में उद्योग गाइस प्रधानता होती है, जबकि विकासशील में उद्योगों की प्रधानता का अभाव पाया जाता है। यहाँ विकासशील देशों में ज़्यादा उद्योग नहीं होते हैं। यही कारण है गाइस कि लोग किस में लगे रहते हैं, कृषि में लगे रहते हैं। लगे रहेंगे कि नहीं लगे रहेंगे, उनको बेरोजगार रहेंगे, और कृषि में उनकी आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। इसके बाद देखिए साक्षरता, तो आप अपने अनुसार गाइस लिखने की कोशिश करिए। हमने अपने अनुसार लिखा है, आप अपने शब्दों में लिखिए, इसलिए हम समझाने का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। देखिए विकसित देशों में साक्षरता गाइस पूर्ण होती है, जबकि विकासशील देशों में देखें तो वहाँ पे गाइस अल्प साक्षरता होती है, ज़्यादा पूर्ण साक्षरता नहीं होती है। यहाँ पे गाइस साक्षरता की कमी पाई जाती है। तो गाइस हम किन किन के आधार पर देखा हमने गाइस, इनका अंतर हमने क्या देखा, अब जल्दी से रिवाइज कर लीजिए गाइस। तो हमने देखा कि कृषि के आधार पर देखा, तो कृषि के आधार पर हमने क्या देखा, विकसित देशों में गाइस कृषि ज़्यादा नहीं होती है, जबकि विकासशील गाइस कृषि पर ही निर्भर रहते हैं विकासशील देश। दूसरा हमने देखा कि गाइस उद्योगों के बारे में बात की हमने, तो गाइस देखा हमने उद्योग धंधे गाइस विकसित देशों में अच्छे होते हैं, जबकि विकासशील देशों में ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं पाए जाते हैं। तीसरा हमने देखा साक्षरता के बारे में, तो विकसित देशों की साक्षरता अच्छी होती है, जबकि विकासशील देश साक्षरता कम होती है। इसके बाद देखिए हमने क्या देखा था गाइस, प्रति व्यक्ति आय देखा था। तो विकसित देशों की गाइस प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, जबकि विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय गाइस बहुत कम होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और उद्योगों की बात की, सबकी बात कर ली है ना। प्राकृतिक संसाधन बताया था गाइस, तो प्राकृतिक संसाधनों का विकासशील देश अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, जबकि विकसित देश अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, जबकि ये लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये 5 वर्ड यदि आप याद रख ले जाते हैं गाइस, कौन कौन से, कृषि के बारे में दोनों की लगा दीजिए कि यहाँ पे अच्छी होती नहीं होती है और यहाँ पे अच्छी होती है। और प्राकृतिक संसाधन का आप लगा दीजिए, यहाँ पे अच्छा होता है, यहाँ पे पूरा प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे अच्छा होता है, प्रति व्यक्ति आय। तो यदि आप 5 पॉइंट याद रख ले जाते हैं तो पूरा आंसर याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जैसे 5 पॉइंट उद्योग, साक्षरता, 5 पॉइंट के बारे में दोनों के बारे में लिख दीजिए आप, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट ये वाला देखते हैं गाइस। हमने उसको देख लिया, विकासशील और विकसित का अर्थ बताया और उसमें 5 अंतर बताए 5 पॉइंट के आधार पर, है ना। इसके बाद देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ बताते हुए भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो आगे हमें आर्थिक नियोजन का अर्थ बताना है और फिर उसके उद्देश्य बताना है कि नियोजन क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि पर सुनिश्चित और स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो आर्थिक नियोजन क्या है गाइस, आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें गाइस एक निश्चित अवधि पर, एक निश्चित समय सीमा पर सुनिश्चित स्पष्ट जो लक्ष्य रखे जाते हैं उन संसाधनों का गाइस उनमें उपयोग किया जाता है।
ठीक है ना। जैसे आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो क्या अर्थ क्या देखा हमने गाइस कि एक निश्चित अवधि में जो लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है उसके लक्ष्य स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करना। जैसे हमने लिखा कि उद्देश्य रखा गाइस, कोई भी आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ का उद्देश्य रखा कि हम किसी भी हाल में यहाँ पे गाइस कोई उद्देश्य ले लीजिए आप और उस पर प्रयोग करना। जैसे हमने सोचा कि नहीं हम पढ़ाएंगे और ये लेसन आज ख़त्म करके ही रहेंगे, ये हमारे लेवल पर है, तो हमने क्या सोचा ये इस उद्देश्य के लिए गाइस हम क्या करेंगे, इसके लिए संसाधन जुटाएंगे, उपयोग करेंगे संसाधनों का। जैसे हमने मोबाइल का उपयोग किया, अपने टाइम बचाया, कहीं से और बचाया और आपको पढ़ा रहे हैं, तो है ना। तो इसी प्रकार कोई और उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे देश के विकास के लिए कोई भी, जैसे बेरोजगारी हटाना है, हो सकता है हम सिंचाई की नहर की व्यवस्था करवाने का उद्देश्य रख लें और उसके लिए अपन संसाधन को जुटाएं, उसको ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है ना, आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए तो यही लिखा हुआ है गाइस कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, एक निश्चित समयावधि पर स्पष्ट लक्ष्यों को आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है आर्थिक नियोजन में। इसके उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्य देखते हैं गाइस। इसका उद्देश्य है विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। इससे गाइस जब भी जो भी उद्देश्य रखेंगे उसको गाइस यदि हम पूर्ण करते हैं तो हमें हमारे देश का विकास होगा, ऊंची दरें प्राप्त होंगी। इसके बाद सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की प्राप्ति होगी। इससे जो समाज की अर्थव्यवस्था अच्छे से सुधरेगी और सभी को न्याय मिल पाएगा, सबकी स्थिति अच्छी सुधरेगी गाइस, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और प्रत्येक व्यक्ति का पास पैसा धन दौलत होगा, अच्छी उनकी जीवन स्तर होगा, तो सबका पास बराबर होना तो आर्थिक न्याय हुआ ना। इसके बाद देखिए थर्ड वाला क्या है, इससे गाइस क्या होगा, यदि हमने कोई उद्देश्य रखा और उसको पूर्ण किया गाइस तो क्या होगा, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी, हम अपने आप में निर्भर होंगे। जैसे शिक्षा का उद्देश्य रखा और शिक्षा प्राप्त हो गई तो शिक्षा में हम आत्मनिर्भर हो गए, हम बहुत सारे काम धंधे खुद ही करने लगेंगे। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। कोई भी उद्देश्य रखेंगे गाइस, कोई भी जैसे नहर बनवाने का उद्देश्य रखा एग्जाम्पल के लिए, तो इससे रोजगार के बहुत से लोगों को क्या करेंगे, हम रोजगार देंगे, काम करेंगे लोग, है ना, तो उनको पैसा मिलेगा। इसके बाद पांचवा आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति हो जाएगी हमें। आर्थिक स्थिरता मतलब कि पैसे धन दौलत अपने पास स्थिर रूप से प्राप्त होते रहेंगे, ये आना जाना बना रहेगा। जीवन स्तर में गाइस वृद्धि होगी। जीवन का स्तर मतलब कि रहन सहन हमारा में वृद्धि होगी। ठीक है ना, हम ज़्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त भी करने लगेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा, संपन्नता आएगी, हम कोई उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो सामाजिक कल्याण को बढ़ाना, इससे गाइस हम सामाजिक कल्याण को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कोई उद्देश्य रखा उसको पूर्ण हुआ तो गाइस समाज का कल्याण होगा कि नहीं होगा। जैसे नहर की व्यवस्था करवाई हमने, नहर का उद्देश्य रखा और नहर बनवा दी तो वहाँ के आसपास के किसान लोग भरपूर हो जाएंगे, उनका कल्याण होगा। गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा, गरीब लोग थे गाइस उनका विकास होगा, है ना। तो 7 पॉइंट आप रख सकते हैं याद। ये अपने आगे हमने क्या किया, विकास की ऊँची दरें प्राप्त कर सकते हैं। और अब विकास की ऊंची दरें प्राप्त होंगी तो सामाजिक आर्थिक न्याय होगा कि नहीं होगा। सभी को एक समान गाइस समाज में क्या होगा, उनकी भी आर्थिक बढ़ोतरी होगी, पैसे धन दौलत आर्थिक न्याय ऊंची दरें प्राप्त होंगी। तो और जब गाइस उनका आर्थिक न्याय होगा, उनके पास धन दौलत होगी तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे कि नहीं होंगे, आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए जब कोई उद्देश्य रहेंगे आत्मनिर्भर होंगे तो उनको जब आत्मनिर्भर हैं गाइस तो उनको रोजगार भी अच्छा मिलेगा, वो खुद रोजगार क्रिएट कर लेंगे। अब रोजगार मिलेगा गाइस तो वो आर्थिक स्थिरता आएगी, उनके पास धन दौलत बना रहेगा स्थिर रूप से। और जब धन दौलत बना रहेगा तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो जीवन स्तर में क्या होगा, जीवन स्तर में गाइस रहन सहन में वृद्धि होगी, इससे समाज का कल्याण होगा और गरीबी हट जाएगी। आई होप आपको ये आंसर याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं थर्ड वाला है, भारत के नियोजन की सफलताएं और असफलताएं लिखिए। जो भारत में नियोजन किया गया है गाइस तो क्या वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी गाइस लिखना है हमको। ठीक है ना, तो भारत के नियोजन की सफलताएं के बारे में बात करेंगे, फिर असफलताओं के बारे में बात करेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में, भारत के राष्ट्रीय आय में गाइस 1950 से 1951 में भारत की कीमतें लगभग 9,142 करोड़ रुपए थीं, जो कि वर्ष 2005-2006 में बढ़कर कितनी हो गई हैं,
हाँ 28,46,762 रुपये हो गई हैं। इसी प्रकार गैस प्रति व्यक्ति आय की अवधि में 255 रुपये थी, जो कि 1950 की बात करें तो वो बढ़ कर के अब कितनी हो गई है, 25,716 हो गई है। तो गैस इसमें तो वृद्धि हुई। इस आर्थिक नियोजन के कारण राष्ट्रीय आय भी वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हुई गैस, हमने देखा कि 28,46,762 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि 9,142 थी। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, जो 255 रुपये थी। तो सोचिए 25,716 हो गई है। इस प्रकार गैस स्पष्ट होता है कि नियोजन की अवधि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई है, तेजी से वृद्धि हुई है इस नियोजन के कारण। इसके बाद देखिए वृद्धि हुई, बचत और विनियोग में वृद्धि हुई है। तो गैस सफलता के घटक में क्या देखा, पहला हमने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। दूसरा हमने क्या देखा गैस, बचत और विनियोग दर में वृद्धि हुई। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय में कुछ भाग में गैस विनियोग में भी वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार की बचतें भी हो गई, इनमें भी वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में देखें गैस तो उसमें भी विकास हुआ है। आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप कृषि के उत्पादन में गैस व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950 में जो गैस 508 लाख टन था, जो कि बढ़कर के 2005-06 में गैस देखें तो 2083 लाख टन हो गया है। तो कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई, जो खाद्यान्न फसलें जो उगाई जाती हैं उनमें हमने देखा 508 लाख टन था, तो 2083 लाख टन हो गया है। बचत विनियोग देखा हमने, कौन कौन से 3 पॉइंट देख लिया हमने। एक तो हमने देखा गैस इससे कौन में सफलता में क्या कौन से घटक देखे, पहला नंबर देखा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। दूसरा हमने क्या देखा गैस, इससे बचत और विनियोग दर में वृद्धि हुई। तीसरा कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। और चौथा गैस औद्योगिकीकरण में भी वृद्धि हुई। जैसे गैस पंचवर्षीय योजनाएं के माध्यम से देश में औद्योगिक क्षेत्र में गैस उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज भारत के गैस विश्व का 10वां बड़ा औद्योगिक देश बन गया है, इसमें भी वृद्धि हुई। इसका क्या आंकड़ा है गैस कि हमारा भारत 10वां बड़ा उद्योगों के क्षेत्र में गैस बन गया है, औद्योगिक देश बन गया है। इसके बाद देखिए विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई। तो विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई। नियोजन के काल में गैस विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन से 1950 से 1950-51 में गैस 5 अरब किलोवाट था। सो गैस हमने क्या देखा, इसकी आर्थिक नियोजन की सफलता में कौन कौन से 5 पॉइंट देखे। तो हमने देखा गैस प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। जल्दी से रिवाइज कीजिए। इसमें गैस 1951 में यदि हम बात करें तो उसमें जो प्रति व्यक्ति आय में गैस तो कितनी गैस थी प्रति व्यक्ति आय, तो 555 थी, जो कि बढ़ कर के कितनी हो गई है, अभी बढ़ कर के करें तो अपन 25,776 हो गई है। बचत और राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय देखी। बचत और विनियोग दर में वृद्धि देखी। कृषि क्षेत्र में देखी गई जो कि पहले बहुत ही कम थी, जो कि 5 लाख टन थी। खाद्यान्न उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। उनके गई आंकड़ा एक एक याद रख लीजिए। इसके बाद हमने देखा विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है ना, और बचत विनियोग प्रति दर, हाँ इसी प्रकार। और 5वां क्या था, औद्योगिकीकरण में। ये 5 पॉइंट याद रख सकते हैं क्या। और इनके गैस थोड़ी सी आंकड़े ये वाले रख लेना, बस इतना याद रखना है आपको। हर एक का गैस 2-2, 3-3 आंकड़े बस, और इसके अलावा आपको पूरा आंसर इतना बड़ा लिख सकते हैं। तो गैस असफलताएं देखते हैं। भारत में नियोजन की असफलताएं कहाँ पे हुई हैं, कहाँ पे नियोजन जो अपने उद्देश्य बनाए वो पूर्ण नहीं हुआ, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में गैस धीमी प्रगति हुई है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है हमारी, प्रत्येक व्यक्ति की आय गई तो उसमें धीमी प्रगति। भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में गई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, धीमी प्रगति हुई। क्षेत्रीय असंतुलन की बात करें तो नियोजन के फलस्वरूप देश में गई क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हम देखते हैं गैस कोई क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हो रही है प्रति व्यक्ति आय की, और गैस ये असंतुलन बना हुआ था। लोग सोचते थे पहले कि इसके आने से गैस ये असंतुलन मिट सकता है, सबको गैस अच्छा हमने देखा था नियोजन के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आर्थिक न्याय मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा गैस परिवर्तन नहीं आया है। प्रति व्यक्ति आय गैस धीमी वृद्धि हुई है। इसके असफलता के कारण मूल वृद्धि
तो मूल्य में वृद्धि, नियोजन में अवधि में मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं मूल्य वृद्धि, सॉरी यहाँ मूल्य लिख लेना, मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है, होती जा रही है। थोक सूचकांक 1993-1994 के आधार पर बढ़कर के दिसंबर 2004 में गाइस 207.9 हो गया है। मूल्यों का गाइस बढ़ते जा रही है, उनकी कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। सो गाइस अभी हमने इसके आर्थिक नियोजन के असफलता के कारण कौन कौन से देखे। प्रति व्यक्ति आय में गाइस ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, धीमी गति से वृद्धि हुई है। और हमने दूसरा क्या देखा गाइस, जो क्षेत्रीय असंतुलन हमने सोचा था बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और हमने तीसरा कारण क्या देख सकते हैं अपन इसमें कि मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। चौथा कारण बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। आर्थिक नियोजन के से गाइस एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी को कमी करना था, जबकि बेरोजगारी गाइस बढ़ती ही जा रही है ना। सार्वजनिक उद्यमों में असफलता, जो गए सार्वजनिक उद्योग चलाए जाते हैं देश में, गए सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्यम थे संख्या 242 है। इसमें गए अनेक उपक्रम में हानि चल रही है, अतः सार्वजनिक उद्यम की आशा के अनुरूप परिणाम देने में असमर्थ हैं। ज़्यादा गए जो सार्वजनिक सबके लिए जो उद्योग धंधे चलाए जाते हैं वो अच्छे परिणाम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ये 5 पॉइंट इसकी गई सफलता के हमने 5 पॉइंट देखे थे और असफलता के। तो गाइस इस आधार पर हम अंतर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हमने क्या देखा था सफलता में, तो प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। दूसरा गाइस औद्योगिकीकरण, कृषि में उत्पादन अच्छा बढ़ा है। इसके बाद कृषि उत्पादन, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, 5 पॉइंट देखे थे। इसके बाद हमने क्या देखा गाइस, असफलता के कारण में आप 5 पॉइंट याद रखिए। एक तो गाइस आप रखना है प्रति व्यक्ति आय में धीमी गति से वृद्धि। दूसरा क्षेत्रीय असंतुलन। तीसरा मूल्यों में गाइस वृद्धि हो, निरंतर वृद्धि। बेरोजगारी गाइस बढ़ती जा रही है, जो कि सोचा था हमने कि ज़्यादा बेरोजगारी नहीं होगी, तो वो बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक उद्योगों में गाइस असफल हो रहे हैं, जो सबके लिए उद्योग चलाए गए थे, प्राइवेट उद्योगों का गाइस बढ़ोतरी हो रही है ना। तो ये कारण थे। आई होप गाइस आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। सो कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सो गाइस आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और एक्स्ट्रा जोश और एनर्जी के साथ आपके लिए गाइस ये फ्री कोर्स डालने में गाइस हमको एनर्जी मिलती है और ज़्यादा हम अच्छी मेहनत के साथ कार्य करेंगे। और गाइस ये शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में गाइस हम देखिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप इतनी हेल्प ज़रूर करना लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे हमारी वीडियो का लाभ उन लोगों तक भी जा सके, वो लोग जो परेशान हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी।